हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करता हूं भाई सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सर्दियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। अक्सर लोग भाई कहते हैं आज की डेट में कि सर्दियां बहुत हो गई हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आज से आपके लिए भाई सर्दियां मनाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सर्दियों का सीजन होता है ना, वहीं से आपका एग्जाम सीजन शुरू हो जाता है और जब आपकी सर्दियां धीरे धीरे खत्म होती हैं तो आपका एग्जाम सीजन भी खत्म होने वाला होता है। तो भाई आज से आपको बिल्कुल भी सर्दियां नहीं मनाना है। आराम से पहले काम करो और उसके बाद जब सर्दियां मनाने का वक्त है सर्दियां मनाओ, जब गर्मी मनाने का वक्त है गर्मी मनाओ। लेकिन अभी तो आपको सर्दी में गर्मी पैदा करनी पड़ेगी। और गर्मी कैसे आएगी? एक्सरसाइज करो, खूब मन लगा के एक्सरसाइज करो। सुबह उठो, आधा एक घंटा इतना पसीना बहाओ, इतना पसीना बहाओ कि उसकी जो गर्मी है वो आपको पूरे दिन भर एनर्जी दे। ठीक है? तो भाई मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर सफल 2.0 में इकोनॉमिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, और यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे वो आपका क्लास 12 का हो, चाहे वो आपका कोई सा भी वनडे एग्जामिनेशन हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो चलिए, लास्ट क्लास में देखो हमने बच्चों क्या सीखा था, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि किस तरह से हमारे भारत में ब्रिटिशर्स ने अपने पैर जमाए और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे ट्रैप किया, बर्बाद किया। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको बिल्कुल खत्म करके उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया भारत के अंदर। अगला हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर, कि किस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर हमारी पूरी पॉपुलेशन को रोजी और रोटी देता था और धीरे धीरे क्या हुआ, वो खत्म हो गया। ठीक है, और उस पर जो इनकम आनी चाहिए थी लोगों की, वो अब धीरे धीरे किसकी तरफ चली गई? ब्रिटिशर्स की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को घटाकर कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया और इसी वजह से ही जो ब्रिटिशर्स हैं या जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो तो फ्लरिश कर रही थी, लेकिन उसके अगर एवज में आप देखोगे तो आपका जो भारत है वो उसका अभिशाप यानी कि कर्ज झेल रहा था। अगली हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में कैसे डेवलप कराया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट। उसके बाद हमने बात की थी टेलीग्राम की। ठीक है, चलिए, सॉरी, टेलीग्राफ की हमने बात की थी। तो आज बच्चों हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। बहुत अच्छे से इस सारी चीजों को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, क्यों हमारे भारत में इंट्रोड्यूस की गई, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर आज सीखने वाले हैं। तो देखो भाई, आज जो ये चैप्टर है आपका, इसमें आपको तीन चीजें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। पहला तो ये कि भारत में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए तो उसके पीछे की भूमिका क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, और कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे यहां पर हुए, और तीसरी चीज उनका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर क्या हुआ। अगर ये तीन चीजें आपको समझ में आती हैं तो आप पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चैप्टर है आपका, आप कभी जीवन में भूलोगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज ये चैप्टर। तो देखो बच्चों, हमको पता है कि हमारा प्यारा भारत आजाद कब हुआ। आप कहोगे साहब ये कैसी मजाक कर रहे हो आप, है ना? ये तो सभी को पता है, हमें भी पता है। हमको भारत में आजादी कब मिली? 15 अगस्त। ठीक है, 15th ऑफ अगस्त 1947 को हमें क्या मिली भाई? अंग्रेजों से आजादी, या उनसे हमें छुटकारा मिला। और ये आजादी बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। लाखों जवान हमारे यहां पर शहीद हो गए, तब जाकर हमें आज जैसा भारत देखने को मिल रहा है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत ने, ठीक है, एक इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। आपको बताना होगा बच्चे कि वो कौन सा मॉडल था। ठीक है, कौन सा मॉडल था? तो वो मॉडल था भाई आपका यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। ठीक है, क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हम लोगों ने अडॉप्ट किया। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। अगर नया वर्ड है तो मैं इसको समझा देता हूं आपके लिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांटेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांटेजेस
ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चे कई सारे आपके सवाल आपके एग्जामिनेशन में यही इंट्रोडक्शन से ही बन जाते हैं। पहला सवाल कि अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी आ जाएगी भारत कब आजाद हुआ, तो आप बोलोगे 15 अगस्त 1947, 1947। लेकिन ये सवाल आएगा नहीं क्योंकि आप बड़े हो गए हो, तो बड़े बच्चों से ऐसे सवाल नहीं किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा कि हमने जब इंडिपेंडेंस हासिल की, ठीक है, हमें जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस समय हमारी भारत में कौन सी प्रकार की इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट की गई, तो आप क्या बोलोगे, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल हम लोगों ने अडॉप्ट किया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना, तो इन दोनों की जो अच्छाइयां थी, एडवांटेजेस थे, इन दोनों को अडॉप्ट हमने किया और क्या बना दिया, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल हमने तैयार कर दिया। अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया, इसमें कई सारी बच्चे खामियां थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे भारत में क्या किए गए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, बहुत सारे रूल्स एंड लॉज हमारे यहां पर लागू हो गए। अब इनको लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था, कंट्रोल एंड रेगुलेट इकोनॉमी। ठीक है, इनके पीछे कारण क्या था कि सरकार चाहती थी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग यहाँ पर कंट्रोल करें, ऐसा हमारे यहाँ पर लोगों का मानना था। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे भाई जब हमारे यहाँ पर ये सारे काम किए जा रहे थे तो इससे भाई हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, अब नुकसान किस फॉर्म में हुआ या नुकसान क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, हैम्पर्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भाई क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर बहुत कम हो गई है या फिर रुक गई है। तो ये तो था हमारे यहां पर जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया उसका असर या उसका नुकसान। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगर, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम लोग 1980s में आ रहे थे, 1980 के दशक में जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे, एंटर कर रहे थे, देन हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। ठीक है, पहला था आपका राइजिंग एक्सटर्नल डेट। ठीक है, अब ये दूसरा है आपका डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीसरा है हाई इंटरनल डेट, चौथा है आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर और पांचवा है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब देखो इनके पीछे थोड़ा सा और इनको अच्छे से समझते हैं क्या होता है। एक बात समझो, ठीक है, राइजिंग एक्सटर्नल डेट से मतलब क्या है आपका, ठीक है, हुआ क्या कि हम लोग जब 1947 में आजाद हुए तो हमारे पास कई सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, हमारे पास कई सारे चैलेंजेस थे। अब वो चैलेंजेस क्या थे आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारे पास क्या क्या समस्याएं थी। ठीक है, तो पहली हमारे पास समस्या थी भाई, वो थी आपकी कि हमारे देश की जो जनता थी बहुत ज्यादा गरीब थी। दूसरी समस्या थी, वो थी हमारे देश के लोग जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये हमारे देश की समस्याएं थी। ठीक है, अब देखो एक बात समझो कि अगर हमारे देश में लोग गरीब हैं, है ना, उनके पास खाने को भोजन नहीं है, खाना फिर कैसे खाएंगे वो, ठीक है, क्या करेंगे, है ना, कैसे क्या करेंगे, कहां से लाएंगे खाना। तो यहां पर भाई अब सरकार जो है वो ज्यादा टैक्स तो लगा नहीं सकती क्योंकि हमारी जो देश की जनता है वो कैसी है, गरीब है। अब जब गरीब ज्यादा है और हमें गरीबी से बाहर निकालना है तो फिर हमारी जो सरकार है उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी इनकम से ज्यादा क्या करे, खर्च करे। ठीक है,
तो हमारे यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि इन सारे चीजों को चैलेंज कर, मतलब इन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए सरकार ने क्या किया, ठीक है। टू टैकल चैलेंजेस सरकार क्या कर रही थी, गवर्नमेंट यूज्ड मोड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। सरकार ने क्या किया, डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लिया, ठीक है, इन सारे जो समस्याएं थी उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का बच्चे मतलब होता है कि जब कभी भी सरकार, ठीक है, इनकम, ठीक है, इनकम से ज्यादा खर्च करती है, ठीक है, इनकम से ज्यादा खर्च करना, ठीक है, इनकम से ज्यादा खर्च करना, तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब सरकार क्या कर रही थी, इन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार बाहर के देशों से उधार ले रही थी, ठीक है। तो पहला कारण तो आपका क्या हो गया कि भारत में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। अब इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को कहां से सरकार करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, सरकार यहां पर लोन लेगी, ठीक है, सरकार क्या करेगी, यहां पर लोन लेगी, ठीक है। अब लोन कहां से लेगी, लोन कहां से लेगी, ठीक है, या तो इंडिया के अंदर से या फिर इंडिया के बाहर से, ठीक है, कहां से लेगी, या तो इंडिया के बाहर से लेगी, ठीक है, फॉरेन एजेंसी से लेगी, या फिर इंडिया अपने लोगों से ही उधार लेगा, ठीक है, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट अपने लोगों से उधार लेगी, ठीक है। तो अब आपको दोनों बातें समझ में आ गई कि भाई हम लोग दोनों जगह से, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, दोनों जगह से क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा उधार ले रहे थे ताकि अपने खर्चों को पूरा कर सकें, ठीक है। अब दूसरी बात समझो कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिससे कि हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सके जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में आती हो। अब जब हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है, दूसरी चीज ये है कि हम अपना जो क्रूड ऑयल की नीड्स है उसको पूरा करते हैं गल्फ नेशन से। तो उस समय क्या हुआ, गल्फ क्राइसिस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वो गल्फ क्राइसिस हो गया। आपने मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, ठीक है, तो उस एयरलिफ्ट मूवी में पूरा गल्फ क्राइसिस को आपका डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से गल्फ नेशंस में आपकी लड़ाई हुई, और लड़ाई होने से क्या हुआ कि आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो घट गया, और इससे हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ भाई, बहुत तेजी से हमारी सरकार को ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था, या ज्यादा रुपए में क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा था, जिससे हमारे देश में क्या हो रहा था कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, ठीक है। क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, महंगा क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, ठीक है, महंगा क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि आप महंगा क्रूड ऑयल खरीद रहे हो। अब पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा तो भाई हमारे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, महंगा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, डेफिसिट होगा किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है वो भाई ड्रॉप्ड एट ए लेवल, ठीक है, इस कदर वो नीचे गिर गए, नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फॉर्टनाइट, ठीक है, मतलब 15 दिन के लिए भी हमारे पास भाई फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे थे जिनको हम लोग खर्च करके वहां पर अपना काम चला लें, या फिर जो हमारे लिए जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें वो हम लोग वहां पर इंपोर्ट कर पाए, ठीक है। अब इस कदर यहां पर देखने को चीजें मिली। दूसरी चीज ये कि भाई जो क्रूड ऑयल होता है उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो आपके देश की जो चीजें हैं वो भाई बहुत महंगी हो जाती हैं।
देश की चीजें क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो हमारे देश का जो सामान था, देश में जो सामान बिक रहा था वो महंगा हो गया। अब यहां पर ये समस्या भी भारत को देखनी पड़ रही थी। अब इतनी सारी समस्याएं लोग देख रहे थे, और उसके साथ साथ जो हमने 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भारत में लेकर आए थे, उसमें पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा हमने प्रेफरेंस दी थी पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन संभालने की या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन वो जो सेक्टर है भाई, वो इतना खराब परफॉर्मेंस कर रहा था कि उसको सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट की संज्ञा दे दी जाती है, कि मतलब सरकार उसमें पैसा डाल रही है, इन्फ्यूजन हो रहा है और वो कैपिटल का कंजम्पशन करते जा रहे हैं, और जितना उनको रिटर्न देना चाहिए था इकोनॉमी में, उतना रिटर्न वो नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब भाई सरकार को पैसा आएगा कहां से, क्योंकि सरकार टैक्स नहीं लगा रही है ज्यादा, सरकार उधार ज्यादा ले रही है, जो उसके खुद के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वहां से भी उनको प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं आ रहा है। तो ये सारा क्या है आपका, ये कारण है, रीजंस हैं, जिस वजह से क्या हुआ हमारे भारत में हमको देखने को मिला डेफिसिट, सॉरी हमको देखने को मिला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर हुआ भारत के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस जब भारत के अंदर हुआ, तो भाई यहां पर सरकार जो है वो क्या करेगी, उधार लेने जाएगी। ठीक है, क्या करेगी सरकार, उधार लेने जाएगी। किसके पास जाएगी, है ना, किसके पास जाएगी, जैसे पाकिस्तान अभी देख रहे होगा, हो गया आप लोग, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ग्रीस है, ये किसके पास गए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच्ड, कहां गई सरकार भाई बताइए, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैं आपका लिख रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग यहां पर, ठीक है, इसको आईबीआरडी भी कहते हैं, आईबीआरडी भी कहा जाता है, और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कहां गए हम लोग, वर्ल्ड बैंक के पास गए, एंड किसके पास, एंड दूसरा था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, किसके पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, किसके पास गए हम लोग, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए, और वहां से हमने उनसे क्या लिया, लोन लिया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जहां से हम लोगों ने लोन लिया, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब दूसरी चीज समझो, ठीक है, यहां से हमें कितना असिस्टेंस मिला, यहां से हमें असिस्टेंस कितना मिला, तो ये भी फिगर आपको याद रखना चाहिए। असिस्टेंस हमको मिला यहां से $7 बिलियन, ठीक है, 7 अरब का हमारे लिए यहां पर सहायता राशि प्रदान की गई, या फिर हमें पैसा मिला। बदले में हमने क्या किया था, बदले में भाई हमने 67 टन गोल्ड गिरवी रखा था आईएमएफ और आईबीआरडी के पास में, हो गया। अब इन्होंने बोला कि भाई यहां पर हम आपके लोन तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन हम यहां पर आपके लिए बहुत सारे कंडीशंस नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं। ठीक है, अब वो कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है, कि किस कंडीशंस पे यहां पर इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया गया। तो नंबर 1 कंडीशंस थी, वो क्या थी भाई आपका, कि आपको अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ओपन अप इकोनॉमिक। ठीक है, आपको अपनी इकोनॉमी क्या करनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी, दूसरे कंट्रीज से यहां पर आप इन्वेस्टमेंट ले सको। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपको यहां पर भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपने क्या करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको वहां पर जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको आपने क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी इकोनॉमी दूसरे देशों के लिए खोलनी पड़ेगी, आपको अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो लिबरलाइज करना पड़ेगा। ठीक है,
तीसरी चीज उन्होंने बोली कि भाई आपको अपना जो फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, ठीक है, और उन्होंने बोला कि आपको अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, तब हम आपके लोन देंगे। अदरवाइज अगर आप इन सारी चीजों पे सहमत नहीं है देन वी आर नॉट गोइंग टू फंड यू, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भाई कहां कहां से हमने लोन लिया। हमने लिया IBRD से और IMF से। कितना लोन लिया? 7 बिलियन। कौन कौन से कंडीशंस पर हमें लोन दिया गया? वो दिया गया हमारा कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, दूसरे देशों से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ सके, हमारी जो खुद की कंट्री है उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? लिबरल करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है वहां पर हमें फॉरेन ट्रेड सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो अब भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंडिया? ठीक है, टू प्रमोट सोशलिज्म? नहीं भाई, सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि सोशलिज्म ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है, चाहे वो आपका US, चाहे वो आपका रशिया हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो। हर कोई कंट्री जो आज डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड होने की लाइन में खड़ा हुआ है, वहां पर कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद ने ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। क्योंकि अगर आपके लिए सारी चीजें फ्री मिलने लगे तो आपकी जो एनिमल स्पिरिट है, काम करने की जो इच्छा है, वो खत्म हो जाती है। और जब काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी तो भाई क्या करोगे आप काम करके? आपको तो पता है कि भाई मेरे लिए फ्री में इलाज मिल जाएगा, मेरे लिए फ्री में खाना मिल जाएगा, और मुझे करना क्या है जीवन में? सब काम तो मुझे फ्री में मिल रहे हैं। और दूसरी चीज कि अगर मैं ज्यादा काम कर भी लूंगा तो इसका प्रॉफिट तो मुझे मिलने वाला है नहीं, है ना। जैसे आज आप लोग काम करते हो ज्यादा, है ना, कोई आदमी अगर 18 घंटे काम करता है तो 18 घंटे के रुपए लेता है, अगर कोई आदमी 8 घंटे काम करता है तो वो 8 घंटे के रुपए लेता है। लेकिन अगर आप 8 घंटे करो, 18 घंटे करो, आपको पेमेंट मिलना ही नहीं है डायरेक्टली, तो आप क्यों करोगे 18 घंटे? आप तो 8 ही घंटे काम करोगे ना, जितना आपके लिए बोला गया है ना। तो ये आपका सिस्टम नहीं था। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, टू डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो भाई यहां पर डिस्करेज नहीं करना था, यहां पर हमारे लिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे इसलिए ताकि हम लोग क्या करें? एनकरेज करें, ठीक है। हम क्या करें यहां पर? एनकरेज करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तभी तो हमारे यहां पर अब इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज नहीं करना है, टू डिक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहां पर? डिक्रीज करेंगे कंट्रोल गवर्नमेंट का अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ठीक है। और क्यों किए गए? ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम लोग एक्सेलरेट कर सकें, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What measures were taken to address the balance of payment crisis during the 1991 reforms? ठीक है, कौन कौन से मेजर्स लिए गए? रिडक्शन इन फॉरेन एड, इंक्रीज इन इंपोर्ट टैरिफ्स, सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, करेंसी डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो भाई यहां पर कौन से मेजर्स लिए गए जिससे हम लोग यहां पर, ठीक है, तो भाई कौन सा था यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी? हमने क्या किया भाई? हमने पहले क्या किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से असिस्टेंस लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर क्या किया है? उसके बाद हमने फिर करेंसी को डिवेल्युएट किया है। तो कभी भी ये वाला मत लगा के आना करेंसी डिवेल्युएशन। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले पूछा जा रहा है व्हाट मेजर्स वर टेकन टू एड्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म्स, ठीक है। तो हमारे लिए भाई सबसे जरूरी क्या था कि अभी हमारे लिए कहीं से पैसा मिल जाए, हम अपने लोन या फिर ड्यूज को चुका सकें। तो वो कैसे चुकेंगे? जब हम IMF से और वर्ल्ड बैंक से रुपया लेकर आएंगे। अगला देखिए, तो भाई इन सारी चीजों को दूर करने के लिए या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म से उभरने के लिए 1991 में हमारे यहां पर क्या किए गए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हमारे भारत में। उस समय हमारे भारत में सरकार किसकी थी? PV नरसिम्हा राव की, ठीक है। PM कौन था उस समय? तो आपको याद रखना है PV नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। और अगर आपसे कोई पूछ ले भाई उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, काफी बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने, और उस टाइम पर सबसे बड़ा बजट इन्होंने ही पेश किया था, ठीक है। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? यहाँ पर लॉन्गेस्ट बजट पेश किया था। लेकिन अभी जो लॉन्गेस्ट बजट का जो आपका श्रेय है यानी जो क्रेडिट है वो जाता है निर्मला सीतारमण जी के लिए, ठीक है।
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब किए गए भाई? तो आप लोगों को याद रखना है 27 जुलाई 1991 को आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पेश किए गए और उसको बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोला गया उसको? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें दो तरह के मेजर्स आपके लिए गए, एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। दोनों में फर्क है। जब हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन फीचर्स की या स्टेबलाइजेशन मेजर्स की, तो हमको याद रखना है वहां पर कि भाई यहां पर बात की जा रही है आपके शॉर्ट टर्म मेजर्स की। ठीक है, जैसे अगर आपके लिए आज के डेट में बुखार आ जाए, सोचेगा जरा कि अगर आपके डेट में आपके लिए आज बुखार आ जाए तो आप क्या करोगे? आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या देगा आपको? दवाई देगा, ठीक है, इंजेक्शन लगा देगा, है ना। तो डायरेक्टली क्या किया उन्होंने? आपके शरीर में दवा इंजेक्ट कर दी और फिर क्या होगा? आप सही हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? तुरंत राहत देने के लिए आपने जो काम किया वो क्या है? आपका स्टेबलाइजेशन मेजर्स। फिर आपकी बॉडी में बुखार आए ही ना, ठीक है, आप तंदुरुस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, आपको कोई बीमारी हो ही ना, तो आपने क्या किया? आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। आपने अपनी जो फूड हैबिट्स हैं उनको चेंज किया। ठीक है, आप योग करने लगे या प्राणायाम करने लगे। तो ये सब क्या है? ये आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जहां पर आप धीरे धीरे अपनी चीजों को सही कर रहे हो और उसका जो इंपैक्ट है, जैसे आज आपने 4 किलोमीटर दौड़ लगा दी, ठीक है, सुबह सुबह आपने मॉर्निंग वॉक कर दी 4 किलोमीटर, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसका असर आपको आज एक ही दिन में देखने को मिल जाएगा। ये जो आज आपने दौड़ लगाना शुरू किया है और अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे भाई अगले 2-3 सालों तक, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपके बुढ़ापे में। ठीक है, तो उस समय आपकी बॉडी जो है दर्द नहीं करेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप हर काम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, एनर्जी के साथ कर पाओगे। तो ये सारी चीजें क्या है? ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी जो यहां पर प्रेजेंट की गई, इसमें दो तरह के मेजर्स यानी कि सुधार किए गए या उपाय किए गए। पहला क्या था? स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जहां पर हमने क्या किया? अपने इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए, ठीक है, क्या किया हमने? आईएमएफ से उधार लिया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया ताकि अभी हमारे लिए थोड़ी सी राहत मिल जाए हमारे लोगों के लिए। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या थे? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना था? हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना था दोबारा से। अब वो रिवाइव कैसे कर पाएंगे? जब हम क्या करेंगे? जब हम अपने इकोनॉमी में क्या करेंगे भाई? इफिशियंसी को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे हम लोग? इफिशियंसी को बढ़ा देंगे, मतलब कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी हम ऐसी लेकर आएंगे जिससे हम लोग यहाँ पर एक बेस्ट क्लास प्रोडक्ट बना सकें, जिसकी डिमांड इंडिया में भी हो, इंडिया के लोगों का यूजर एक्सपीरियंस बढ़े और साथ साथ में जो लोग विदेशों में रहते हैं हम उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना पाए जो आपके देश की प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया? इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब भाई मैंने बोला कि हम लोग क्या करें? ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करें, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करें और उसके साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें जिनका इंटरनेशनल प्रेजेंस हो। ठीक है, लोग हमारे प्रोडक्ट को देखने के बाद उसको खरीदना शुरू कर दें। देखा होगा आपने आज एक बहुत अच्छा सा स्लोगन चलता है, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, क्यों? कि अपने देश का प्रोडक्ट है, आप उसको यूज करोगे, देन उसका जो यूजर एक्सपीरियंस आपको मिला है आप उसके बारे में बताओ लोगों को जाकर, ताकि लोग जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार जाते हैं अयोध्या में, है ना, प्रधानमंत्री जी जाते हैं अंडमान निकोबार में, भी देखा होगा उन्होंने एक डाइविंग का एक फोटो डाला था, शूट डाला था। क्यों डाला था? ताकि लोगों को पता चले भाई अंडमान में भी ऐसा कुछ होता है, वहां पर भी इतना अच्छा फ्लोरा एंड फौना है जहां पर आप जाकर नेचर का जो ब्यूटी है, ठीक है, जो अपने जहां पर शांति मिलती है, सेरेनिटी मिलती है, आप उसको जाके देखें, आप उसको मजा लें। जहां कहीं भी वो जाते हैं उसका फोटो डालते हैं कि भाई यहां पर ऐसी चीज आपके लिए पॉपुलर है ना। इस स्टेट में जाएंगे, G20 देखा होगा आपने, G20 उन्होंने दिल्ली में नहीं कराया। G20 आपका समिट जो हुआ वो भारत के अलग अलग कोने में हुआ। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आएगी, है ना, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स हमारे भारत में आएंगे, तो भाई वो चीजें देखेंगे जब अलग अलग जगह जाकर, तो फिर उसके बाद भाई उनके साथ मीडिया आता है, लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसी चीज भारत में है, चलो वहां देख कर आते हैं, है ना। तो क्या होगा? हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी चीज को हमने क्या किया यहाँ पर आपका एक फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके दो चीजें थी, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो थे भाई वो आपके तीन थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सीधे सीधे भाई आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलपीजी का मतलब क्या होता है,
एलपीजी का मतलब क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अरे भैया कभी ये मत कराना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कई बार लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, उसका वेट कितना होता है? एग्जाम में क्वेश्चन में आया था एक बार। ठीक है, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का वेट कितना होता है? डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का वेट कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, और आपको बताना होगा इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगती है तो भाई जरूर बताया करो क्या अच्छा लगा, और क्या अगर बुरा लगा है तो जरूर बताया करो क्या बुरा लगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देते हो हमें पता नहीं चलता कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। चलिए अब देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, लिबरल। ठीक है, हम लिबरल लोग हैं, हम कंजर्वेटिव लोग हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जो भाई अपने जो हमारी सोसाइटी में जो हमारा यहाँ पर संस्कृति है, कल्चर है, उसको इतने अच्छे से हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हम दूसरे कल्चर को अडॉप्ट ही नहीं करते। वो क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव कहलाते हैं। लेकिन वही लोग जो भाई अपना भी फॉलो करते हैं और दूसरे लोगों को भी अलाउ करते हैं कि आप भी आइए और हमें कुछ सिखाइए, तो वो क्या हो गए? लिबरल हो गए। ठीक है, अगर आपके पापा हैं, आप पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा रेगुलेट करते हैं, तो वो क्या हो गया भाई? वो आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस हो गए। अगर वो आपके लिए सारा काम करने के लिए परमिशन दे दे, भाई कुछ भी करो, कुछ भी करने का मतलब यहाँ नहीं भाई ये कि आप दारू उड़का पी रहे हो, ठीक है, रात में पार्टी कर रहे हो रात के 12 बजे तक, ये सब नहीं। उनका, मेरा कहने मतलब है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, अगर आप वीडियो सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो तो आप उसमें जाइए, फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो उसमें जाइए, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो उधर जाइए। ठीक है, आप जो करना चाहते हो, जिस फील्ड में आपको मजा आता है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जहां पर आपको कोई कहने नहीं आता, आप खुद ब खुद सुबह उठ के अपना काम खुद करने लगते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो काम आपके लिए बना है और आप उसमें जी जान लगा दीजिए। ठीक है भाई, तो आपके पापा क्या हो गए? लिबरल। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, सरकार उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, सब कुछ उन्होंने मार्केट के लिए छोड़ रखा है, तो वो क्या हो गया? लिबरल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। पहले क्या था? 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था उसमें आपके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इवन ऐसा भी बोला गया था, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, वहां पर भाई बोला गया कि अगर आप पापड़ बनाओगे तो भाई अदानी विलमार भाई पापड़ नहीं बना सकती, वहां पर आईटीसी पापड़ नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि पापड़ बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दी गई है। इससे क्या हो रहा है? इससे भाई जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, मशीन से प्रोडक्शन होता है, तो कॉस्ट कम आती है, आपको बेहतर क्वालिटी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो ही नहीं रहा है तो फिर आप जो ट्रेडिशनल पापड़ है वही खाओगे, है या नहीं है? तो इससे नुकसान हमारे भारत को ही होगा, हमारे लोगों को ही होगा। ये सारी चीजें क्या कर दी सरकार ने? खत्म कर दी। नेक्स्ट है भाई प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी जो सरकार है उसके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या एंटरप्राइजेस हैं, वहां पर उन चीजों को सरकार क्या कर रही है? बेच रही है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी जमाने में आपका बहुत बड़ा एक बैंक है जो कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स हैं वहां पर सरकार उनको धीरे धीरे उनमें स्टेक घटा रही है, हिस्सेदारी घटा रही है। मान लीजिए पहले 100% स्टेक होता था, अब वहां पर 60%, 50% कर दिया है। एक आपका बैंक हुआ करता था आईडीबीआई, नाम तो सुना ही होगा आपने, आईडीबीआई बैंक। ठीक है, सरकार ने उसको बेच दिया पूरा का पूरा। एक कंपनी है आपकी एयर इंडिया, ठीक है, सरकार ने क्या किया? उस पूरी कंपनी को ही बेच दिया। दूसरा आपका एक बहुत पॉपुलर कंपनी है एलआईसी, सरकार ने उसमें अपनी हिस्सेदारी या स्टेक को घटा दिया। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका? प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से मतलब होता है कि जब कभी भी आप अपने मार्केट को जोड़ देते हो पूरे वर्ल्ड के मार्केट से, देन हम उसके कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमारे भारत का एक बहुत बड़ा घराना है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट घराना है जिसको हम लोग बोलते हैं टाटा सन्स। तो टाटा सन्स जो कंपनी है वो आपके भारत में तो काम करती है, टाटा मोटर्स भारत में भी कारें बेचती है और फॉरेन कंट्रीज में भी कारें बेचती है, जिसमें उसका जैगुआर और लैंड रोवर। ठीक है, ये लग्जरी कार्स बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। ऐसे ही एक कंपनी है आपकी एयरटेल जो हमारे यहाँ भी काम करती है और कई सारे कंट्रीज में भी काम करती है।
सैमसंग इंडिया में भी काम करती है और दूसरे कंट्रीज में भी काम करती है। मतलब हमने अपनी कंपनीज को अलाउ किया कि आप वहां पर जाकर बिजनेस कीजिए, और साथ साथ में जो बाहर की कंपनीज हैं उनको भी हम लोग अपने इंडिया में आने का परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं लिबरलाइजेशन को क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जो पॉलिसीज थी पहले जो हम लोग चला रहे थे, उनको हमने क्या किया, ओपन अप कर दिया। ठीक है, एम्स टू ओपन अप एंड फ्री अप वेरियस सेक्टर्स, जहां पर अभी तक क्या था, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था और रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखे थे। ठीक है, उन चीजों को क्या किया हमने यहां पर खत्म कर दिया। अब लिबरलाइजेशन क्यों किया गया, क्यों किया गया? ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जैसे मान लीजिए पहले आपका आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो स्पेस इंडस्ट्री में केवल एक ही नाम हुआ करता था, इसरो। अब अगर भारत के अंदर इसरो ही काम करेगा स्पेस इंडस्ट्री में, तो भाई उसके पास रिसोर्सेस कम है, मैन पावर कम है। लेकिन अगर वही सेक्टर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दें तो क्या होगा, बहुत सारे नए नए कंपनीज वहां पर आएंगे, कुछ नए इनोवेशन करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, डेवलपमेंट भी होगा हमारे देश का। जैसे आपने देखा होगा आज के डेट में हमारे भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहले हमारे भारत में केवल एक डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वही काम करता था सरकार के लिए या हमारे देश के लिए सड़कें और पुल वगैरह बनवाने का। अभी क्या हुआ, फिर बाद में एनएचएआई बनाया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी नहीं कर पाया ठीक से काम। तो सरकार ने क्या किया, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, पीपीपी मॉडल के जरिए क्या किया, रोडों को, एयरपोर्ट्स को, रेलवे स्टेशन को बनवाना तैयार कर दिया, जहां पर जमीन सरकार देती है और उस पर कंस्ट्रक्शन का सारा काम वो कंपनी देखती है। इससे फायदा क्या है कि सरकार का पैसा नहीं लगता, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर का पैसा वहां पर लगता है, और प्राइवेट सेक्टर वहां से धीरे धीरे रेंट के जरिए या फिर टोल टैक्स के जरिए क्या करता है, वहां से अपनी इनकम को रिकवर करता रहता है। और हमारे लिए फायदा क्या है, हमारा यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, खासकर एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो आपका जीएमआर और अडानी चला रहे हैं, तो आपको वहां पर यात्री सुविधाएं अच्छी मिल पा रही हैं। आप एक्सप्रेस वे पर जाते हो तो आपकी गाड़ी 100 की रफ्तार से दौड़ती है, पहले वही गाड़ी आपकी 50-60 की स्पीड से दौड़ पाती थी, तो आपको अब टाइम कम लगता है। हालांकि थोड़ा सा आपके लिए इसमें कष्ट होता है, क्यों, क्योंकि आप अगर उस रोड पे चलते हो तो आपको वहां पर टोल टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि आपकी जेब पर भारी पड़ जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो उससे आपका टाइम बचता है, तो उससे आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे भारत में कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन आएगा और इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जो बातें मैं भी आपको सही से बता चुका हूं। ठीक है, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स टू ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशंस। तो जब कभी भी हम लोग क्या करें, ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, ठीक है, और बिजनेस ऑपरेशंस को भी बढ़ावा दें, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, लिबरलाइजेशन करेंगे अपने इकोनॉमी का। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपका पहला तो डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहला क्या होता है कि आपने क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करना है, ठीक है, जब तक सरकार के कंट्रोल में आ रही थी। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स करना है, ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स का मतलब है यहां पर आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी भाई, यहां पर पहले कंट्रोल करती थी, ठीक है, अब क्या करेगी, वो फैसिलिटेटर बन जाएगी। ठीक है, रेगुलेटर से क्या बन जाएगी, वो फैसिलिटेटर बन जाएगी। ये आपका यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, रेगुलेटर से क्या बन जाएगा, फैसिलिटेटर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। टैक्स रिफॉर्म किए गए, टैक्स में क्या क्या भाई किए गए, जैसे आपका जो डायरेक्ट टैक्स है उसको कम किया गया, डायरेक्ट टैक्स जो है भाई उसको क्या किया गया, यहाँ पर कम किया गया, है ना। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वसूलने का जो तरीका है, उसमें चेंजेस किए गए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स अभी हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स यहाँ पर किए गए। तो इतने सारे आपके जो हैं वो पार्ट इंक्लूडेड है लिबरलाइजेशन में। अब हम लोग बात करें डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है,
तो जो एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वहां पर आपका बात की गई कि हम अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर देंगे, जिसको हम लोग पहले क्या मानते थे, लाइसेंस राज के नाम से जानते थे। अभी लाइसेंस राज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहां पर आपने अपनी दुकान खोल रखी है और दुकान में आपने पकौड़ी बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, ठीक है, जलेबियां बना रहे हो, बहुत सारी मिठाइयां बना रहे हो। फूड इंस्पेक्टर आता है आपके दुकान में और आप पर छापा डाल देता है, कहता है कि भाई सबसे पहले तो अपना लाइसेंस दिखाओ, फूड लाइसेंस दिखाओ कि आपने लिया है नहीं लिया है। आपने दिखा दिया साहब फूड लाइसेंस हमारे पास है। अच्छा, फूड लाइसेंस में आपने क्या क्या बनाने का लाइसेंस लिया है, वो आपने बता दिया साहब ये हमने बनाने का लाइसेंस लिया है, ठीक है। क्या आपके यहाँ पर बच्चे काम करते हैं, आपने बोला बच्चे साहब नहीं काम करते, हम तो बड़े लोगों से काम कराते, 18 साल से ऊपर के लोगों से काम कराते हैं, ठीक है। उसने कहा तुम्हारी जो लाइट है ना यार, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये बहुत ज्यादा रोशनी दे रही है ना, तुम्हारी दुकान में वेंटिलेशन सही नहीं है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में वेंटिलेशन सही नहीं है। तो इस तरह की वो कमियां निकाल के क्या करते थे, बहुत ज्यादा जुर्माना वसूलते थे। तो इससे क्या होता था कि भाई जो दुकानदार है उसने देखा यार कि यार हर दिन कोई ना कोई आ जाता है, उसने क्या किया, दुकान ही बंद कर दी, है ना। कोई इंडस्ट्री किसी ने नहीं लगाई, सरकार क्या कर रही है भाई, सबसे पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप अपनी दुकान में भाई मोमोज बनाओगे, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या बनाओगे, केवल मोमोज बनाओगे, ठीक है। अब मोमोज तो आपने बना लिए, मोमोज कितने बनाओगे भाई, आप 500 मोमोज पर डे बनाओगे, इससे ज्यादा अगर आप नहीं अगर बनाए आपने तो भाई आपको फिर जुर्माना देना पड़ेगा, 500 एक नहीं बना सकते, ठीक है। आपका मोमोज का बिजनेस अच्छा चल रहा था, आपने बोला यार ऐसा करते हैं बर्गर भी बनाते हैं, अब बर्गर की डिमांड बहुत अच्छा आ रही है आजकल। अब बर्गर के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने अगर सैंडविच के लिए सोचा तो सैंडविच का अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इतने सारे लाइसेंस अगर आप लेने जाओगे तो भाई क्या होगा, आप तो फिर ऑफिसों के चक्कर ही काटते रहोगे। तो इस चीज को हमने बोला क्या, लाइसेंस राज। तो सबसे पहले तो क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाइसेंस राज को खत्म किया। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स थे जैसे कि आपका अल्कोहल, ठीक है, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, एरोस्पेस और फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स। इन चीजों को छोड़कर अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपके चीजें थोड़ी सी खराब है। जैसे आपने शराब बनाने का सोचा, है ना, आपने देखा यार भाई शराब तो बहुत बिक रही है, लोग अगर बीमार होते हैं तो सॉरी लोग अगर उदास होते हैं तो भी शराब पीते हैं, खुश होते हैं तभी शराब पीते हैं, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता है तो भी शराब पीते हैं, है ना, शादी होती है तो भी शराब पीते हैं। मतलब शराब को तो पीना ही पीना है, अल्कोहल का कंजम्पशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। और लगातार देख रहे हो आप लोग कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है इंडिया में, जैसे जैसे पार्टी कल्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। तो अब जैसे से आपका पार्टी कल्चर बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपने भाई सोचा मैं क्या लगाऊंगा, एक दारू की फैक्ट्री लगाऊंगा, लेकिन दारू की फैक्ट्री क्या भाई, सोसाइटी में ये काम सही नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इस पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलती है और ये बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होता है, ठीक है, कि आप कितने टाइम से कितने टाइम तक बेचोगे, ठीक है। सिगरेट पीने से भी लोगों को यहां पर नुकसान होता है। तो इस जैसी इंडस्ट्रीज में क्या है, थोड़े से रेगुलेशंस हैं, बाकी सारे रेगुलेशंस खत्म कर दिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि पहले हर जगह पर आपका पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर ही होता था। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है, बैंक जो है 1980 में जब आपके यहां पर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया सेकंड टाइम, ठीक है, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया भाई पहली बार 1969 में, दूसरी बार किया गया आपका यहां पर 1980 में। उसके बाद भाई कोई भी नया प्राइवेट बैंक नहीं बना। अब जब कोई नया प्राइवेट बैंक नहीं बनेगा तो आपका भाई जो यूजर एक्सपीरियंस है वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। आपको तो भाई यूपीआई करने की आदत है, लेकिन अगर भाई आपके डेट में, आज के डेट में अगर आपके प्राइवेट बैंक नहीं होते तो आज भी भाई आप पासबुक प्रिंट कराने के लिए लाइन में लगे होते, ठीक है, आप पैसे जमा करने के लिए लाइन में लगे होते। तो ये सारी जो फैसिलिटीज जो आज मॉडर्न बैंकिंग देख रहे हो, ये देन है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक की, ठीक है। तो पहले जो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया था, अब उसमें सरकार ने क्या किया, लिमिट लगा दी कि भाई अब यहां पर कुछ सेक्टर्स जो हैं वहां पर सरकार आपका काम देखेगी, अदरवाइज सारे सेक्टर अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिए जाएंगे। डी रिजर्वेशन कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, कि पहले जो प्रोडक्ट केवल और केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सकते थे, अब वो प्रोडक्ट आपके यहां पर भाई बना सकते हैं कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कोई भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। विच पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म्स, ठीक है। तो भाई कौन सा यहां पर पॉलिसी यहां पर लेकर आए हम लोग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो इसका भाई सही आंसर क्या होता है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या लेकर आए हम लोग, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, जिससे कि हम लोग भारत में क्या कर सकें, एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें।
क्योंकि हमारी इकोनॉमी लिबरल होगी तो हमारे यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। What was the focus of the new trade policy introduced in 1991? Import substitution, export promotion, tariff reduction, trade restriction। तो हम लोगों ने जो न्यू ट्रेड पॉलिसी भाई लागू की, उसका सीधा सा मतलब था कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, हम लोग वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हमारे यहां से लोग सामान खरीदें, इससे हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा। Which committee was formed to recommend फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म्स? रघुराम राजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी एंड तेंदुलकर कमेटी। तो हमारे भारत में जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए थे, मतलब डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तो उसके लिए आपका नरसिम्हन कमेटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि आप भी बैंकिंग ऑपरेशंस में अब काम कर सकते हो। दूसरी चीज, आरबीआई का जो रोल था उसमें कमी की गई। ठीक है, कि अब कोई बैंक अगर चाहता है वो नए ब्रांचेस बना सकता है, ठीक है, अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकता है, उसके लिए जो यहाँ पर सर्टेन रिजर्व रेशियोज थे उनमें कमी की गई। पहले ऐसा मान के चलिए कि 40% तक आपका सीआरआर होता था। सोचिए अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से 40 रुपए आपके रिजर्व करा लिए जाएं, तो बचे कितने बिजनेस करने के लिए, 60 रुपए। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिजनेस करना, खासकर बैंकिंग सेक्टर में। तो ये सारे सुधार किए गए नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। अगला देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया गया, तो सबसे पहले तो डिवैल्यूएशन किया गया रुपए का। अब बच्चे डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए कि जैसे आपका $1 इक्वल्स टू अभी चल रहा है यहां पर मान के चलिए 75, ठीक है, ₹75। अब ये $1 इक्वल्स टू कर दिया जाए, $1 इक्वल्स टू कर दिया जाए भाई यहां पर 80, ठीक है, या फिर 78, कितना कर दिया गया, 78। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा भाई डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, डिवैल्यूएशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, डिवैल्यूएशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, डिवैल्यूएशन। अब कब कहलाएगा ये, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीयूईटी में भी पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको यहां पर करा दे रहा हूं। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर आपकी सरकार जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है, ठीक है, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिवैल्यूएशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर यही काम, सेम काम अगर आपका किया जाता ये, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो इसे बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और अदरवाइज अगर आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो वहां पर बोलते हैं इसको डिवैल्यूएशन। चीजें दोनों बराबर है, यहां पर सरकार इंटेंशनली करती है। ठीक है, सरकार इंटेंशनली करती है। ठीक है, क्या करती है सरकार, इंटेंशनली करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो जानबूझकर करती है, जानबूझकर करती है। ठीक है, याद रखना है ये, सरकार जानबूझकर करती है ऐसा। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन में, तो डेप्रिसिएशन में आपको याद रखना है ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई से होता है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, हम लोग जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम को फॉलो करते थे उसको खत्म करके हम लोगों ने क्या किया, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पर यहां पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब मार्केट में जो सप्लाई एंड डिमांड आएगी फॉरेन एक्सचेंज की, उसके हिसाब से हमारा करेंसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। हालांकि मार्केट एक्सचेंज में क्या होता है कि आपकी जो करेंसीज होती हैं वो बिल्कुल फ्रीली छोड़ दी जाती है। मैनेज्ड में क्या होता है कि यहां पर आरबीआई
थोड़ा सा इंटरफेरेंस करती है अगर यहाँ पर करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती है या फिर डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका फायदा क्या हुआ, ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ भाई, इससे इंपोर्ट जो है महंगा हो गया। ठीक है, जो इंपोर्ट है वो क्या हो गया, महंगा हो गया। इंपोर्ट कैसा हो गया भाई, यहां पर महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया, देखिए पहले आप कोई भी चीज मंगाते थे जिसकी यूएस में $1 की कॉस्ट आती थी तो आप इंडिया में 75 रुपीज देते थे। लेकिन वहीं अब अगर आप $1 की कोई चीज मंगाओगे इंडिया में यूएस से तो वो आपको कितने देने पड़ेंगे, 78 रुपीज। तो यानी कि इंपोर्ट क्या हो गया, महंगा हो गया, मतलब इंपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, पहले आप कोई प्रोडक्ट बेचते थे यूएस में और वहां से आपको मिलते थे $1, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको कितनी रुपए की अर्निंग हुई, 75 रुपीज की। लेकिन अब अगर आप कोई $1 का सामान बेचते हो यूएस में तो वहां से जो आपको $1 मिलेगा उसको इंडियन मार्केट में अगर आप एक्सचेंज कराने जाओगे तो वहां से आपको 78 रुपीज मिलेंगे। यानी कि आप बहुत ज्यादा प्रमोट करोगे अब एक्सपोर्ट को। ठीक है, आप वहां से इंटरेस्ट दिखाओगे कि मुझे भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में करना है और उसको यूएस में ले जाकर बेचना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी आप जो ओनरशिप है, ठीक है, उसका ट्रांसफर कर देते हो प्राइवेट सेक्टर में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब आप अपनी किसी कंपनी का कुछ पार्ट, कुछ स्टेक बेच देते हो प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, अरे बात समझ, दोनों में अंतर है। यहां पर क्या कर रहे हो आप, ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो सीधे सीधे पब्लिक से प्राइवेट की तरफ। ठीक है, जैसा आईडीबीआई में किया गया, ठीक है, एयर इंडिया में किया गया। अगला है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसइन्वेस्टमेंट। जब कभी भी आपकी जो सरकार है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सरकार क्या करेगी, अपनी हिस्सेदारी यानी कि अपना स्टेक को घटाकर यहां पर पब्लिक को बेच देगी वो कंपनी, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका यहां पर प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से मतलब होता है आपका कि जब आप अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देते हो वर्ल्ड की इकोनॉमी से, तब ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपके यहां पर कंपटीशन हो, आपकी इकोनॉमी ओपन हो, क्लोज्ड ना हो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपकी जो सरकार है वो ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, व्यापार पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन कब होता है, ये तभी होता है जब आपकी इकोनॉमी क्या हो, लिबरल हो और इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने का मौका हो। ठीक है, अगला हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करता है, उस पर नजर रखता है, वहां पर पॉलिसीज बनाता है कि भाई किस तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, कहीं कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब काम किसका है, ये सब काम किसका है, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ जो है भाई ये पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले जाना जाता था आपका एक गेट के नाम से। ठीक है, लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, किसको रिप्लेस किया इसने, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। किसको रिप्लेस किया इन्हें, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, गेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, गेट कब बना था ये, 1948 में। ठीक है, गेट कब बना था भाई, ये 1948 में बना था, अच्छे से याद रखिएगा, हमारी आज़ादी के एक साल बाद। और जो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ कब बना, डब्ल्यूटीओ आपको याद रखना है भाई, डब्ल्यूटीओ आपका बना है ये 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में आपका बना है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, जेनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है, नोकोन्जो, नोगोजी ओकोन्जो आइवेला।
ठीक है, ये कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके फंक्शन देखिए क्या क्या है। इसका पहला फंक्शन है कि भाई यहाँ पर ये प्रमोट करता है ग्लोबल ट्रेड को। ठीक है, किसको प्रमोट करता है ये, ग्लोबल ट्रेड को, बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के आने जाने पर कोई रोक ना लगाए, इस पर पूरी नजर रहती है, पूरा यहाँ पर काम करता है WTO। ठीक है, अगर भाई कहीं किसी कंट्री के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान लड़ गए किसी चीज को लेकर, ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा हूं बॉर्डर डिस्प्यूट की, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ट्रेड की। ठीक है, कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है भारत और इंडिया का, तो वहां पर ये क्या करेगा, इस विवाद का, इस डिस्प्यूट का निपटारा करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी हमारे लिए प्रोडक्ट बेचना है ना, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे अपनी कार बेचनी है, तो मुझे तो बेचनी है, सामने वाले को खरीदनी है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हम लोगों को मिलाए, है ना, OLX टाइप लोग। OLX क्या है कि मैं वहां पर अपना पोस्ट करूंगा कि साहब मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, कोई भी जो पर्सन, जो खरीदार होगा, वो क्या करेगा, वो वहां पर चेक करेगा कि भाई कौन सी कार अभी बिक रही है। ठीक है, तो ये जो है काम कौन करता है, ये WTO करता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर मेंबर नेशंस क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन करते हैं अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद ये एंश्योर करता है कि भाई सब जगह पर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड होना चाहिए, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी किसी मेंबर के साथ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो उस पर वो यहां पर कार्रवाई करता है। ठीक है, मॉनिटर्स ट्रेड पॉलिसीज, हम कौन कौन सी ट्रेड पॉलिसीज बना रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार US जो है वो रशिया पर सैंक्शन लगा देता है ना, कई बार हमने देखा कि हमारे भारत ने व्हीट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, राइस पर हमने लगा दिया बैन कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे वो हमसे नाराज हो गए। क्यों, उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, जिनको गेहूं की जरूरत है, वरना वो भूखे मर जाएंगे। हमने कहा नहीं भाई देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोग जो हैं, हम उनको सबसे पहले इंश्योर करें कि फूड सिक्योरिटी इनकी है या नहीं है। जब हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे पास सफिशिएंट सरप्लस बचा हुआ है फूड ग्रेन्स का, देन हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम पहले अपने आप को बचाएंगे, उसके बाद हम दूसरे के घर में जाएंगे कि भाई वहां पर कितनी आग लगी है और हमें कितना पानी वहां पर देना है। ठीक है, पहले अपने घर पर पानी देखेंगे है या नहीं है। Which sector witnessed significant liberalization during the 1991 reforms? ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा जो है किसने ज्यादा लिबरलाइजेशन देखा, तो वो था भाई सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में देखा होगा आपने, एकदम अचानक से बूम आया, और आज जो हमारा टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है उसमें 52% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का आता है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ LPG इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? ठीक है, LPG से क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है, बताइए फटाफट। ये पूछा गया है आपको इस क्वेश्चन में, शुरुआत में बता दिया था। LPG का मतलब, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं, यहां पर सही आंसर होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी इन 1991? अभी बताया था, डिक्रीज इंपोर्ट कॉस्ट, डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्टेबलाइज्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जब हम लोग यहां पर कर रहे थे डिवैल्यूएशन, तो डिवैल्यूएशन करने से क्या हो रहा था कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा था, हमारा प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि हमारे यहां पर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे $1 इक्वल्स टू ₹10 है। ठीक है, अभी हमने डिवेल्युएट करके कर दिया $1 इक्वल्स टू ₹15। तो यूएस का एक कंपनी का मालिक आता था हमारे यहाँ इंडिया में, तो वो कहता था भाई हमको एक कंपनी लगानी है, तो हम उसे $1 के बदले 10 रुपए देते थे। अभी वही मालिक आता है, $1 देता है, हम उसको बदले में 15 रुपए देते हैं। तो यानी कि वो पहले 10 रुपए की जमीन खरीद पाता था, अब वो 15 रुपए की जमीन खरीद पाएगा, मतलब 5 रुपए की एक्स्ट्रा जमीन खरीदेगा, ज्यादा बड़ी फैक्ट्री लगाएगा, ज्यादा कार्य बनाएगा। तो इससे फायदा किसे होगा, इससे फायदा होगा हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, which sector faced disinvestment during the economic reforms of 1991? ठीक है, एग्रीकल्चर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सर्विसेज। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे, एंटरप्राइजेस जो थे भाई, वहां पर सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट देखा गया। कि सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे हर साल सरकार क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करती जा रही है।
सरकारी कंपनी को बेच रही है सरकार, उससे रेवेन्यू आ रहा है सरकार के लिए, सॉरी पैसा आ रहा है, रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, इनकम आ रही है जिसको कि वो सोशल वेलफेयर में लगा रही है, और सरकार अब मौका दे रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी उस जगह पर काम कर सके, हम लोग पैसा खाली करें वहां पर, क्योंकि लॉस मेकिंग कई सारी एंटिटीज है। Which policy was introduced to encourage private participation in infrastructure development during the 1991 reforms? Export-import policy, fiscal policy, industrial policy, public-private partnership. ठीक है, तो अभी बताया था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की जाती है हमारे इंडिया के अंदर, तो हमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के जरिए। ठीक है, तो भाई अभी बताया था एयरपोर्ट है, ठीक है, पोर्ट है, आपके हाईवेज हैं, तो वहां पर सरकार क्या करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चला रही है या उनको कंप्लीट करा रही है, जिससे सरकार का पैसा भी बचता है, इफिशिएंटली काम भी होता है, और हमारे जो यूजर एक्सपीरियंस है यानी कि हमारा जो अनुभव है वो भी अच्छा होता है, हम लोग अच्छे से कम समय में काम कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई आज हमने यहां पर सीखा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने बात की, लिबरलाइजेशन बात की, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की। ठीक है, तो ये तो था भाई आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ लिया है। कई सारे मैंने आपको एमसीक्यूज कराए, इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपनी किताब को बार बार पढ़ना है, एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है अप्रैल मई में, वहां पर आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी जो आपको बारीकी से देखनी है, आज से ही पढ़ना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि आपका वो क्लास 12 में भी हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा उसमें भी आपकी वो बहुत हेल्प करेगा। नोट्स बनाइए, चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तब। वरना अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को समझिए और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लगाइए, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और आपके मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में अच्छे आएंगे। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।